हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। ई बुकलेट हाईलाइटिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स इन 2020 रिलीज, यानी कि एक ई बुकलेट लॉन्च करी गई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो भी रिफॉर्म्स लिए हैं डिफेंस सेक्टर में 2020 में उसको हाईलाइट किया गया है। हम जानेंगे क्योंकि डिफेंस एंड सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है आपकी मेंस के लिए। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हो जाती है। आप डायरेक्ट मेंस के सिलेबस को देखोगे तो जो आपका सिक्योरिटी है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, वो आपका डायरेक्ट आपका सिलेबस में आता है। सो अगर हम बात करें कि ये जो रिफॉर्म्स लिए गए थे ये बेसिकली ग्रेटर कोहेशन और मॉडर्नाइजेशन जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसमें लाने के लिए, और कैसे तो पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से इनोवेशन कर कर एज वेल एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और देख लो आप जो की रिफॉर्म्स अंडरटेक किए गए हैं अब तक, इसमें आपका सीडीएस, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था, हालांकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में नहीं आया लेकिन हो सकता है आ जाए। सो आपको ही पता होगा सीडीएस का जो पोस्ट है उसे क्रिएट किया गया था, एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये भी बेसिकली लाई गई थी। तो जो आपका पोस्ट है सीडीएस का इसे क्रिएट किया गया सो दैट इफिशियंसी एंड कोऑर्डिनेशन आर्म्ड फोर्सेस के जो बीच में होती है उसको बनाया जा सके, और जो डुप्लीकेशन फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल एक ही फंक्शन आपके नेवी कर रहे होंगे, कुछ सिमिलर फंक्शंस आपके जो फोर्स कर रहे होंगे या फिर जो आपकी इंडियन आर्मी कर रही होगी, तो ये डुप्लीकेशन हो जाता था। तो इस इश्यू से निपटने के लिए ये आपका सीडीएस का पोस्ट भी क्रिएट किया गया है, जबकि आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है इसे स्टैब्लिश किया गया है टू इंश्योर इम्प्रूव्ड सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन। और फिर आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, डिफेंस में काफी ज्यादा यूं कह सकते हैं कि इंडिजिनाइजेशन को फोकस किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 लाई गई है जिसने डीएपी 2016 को रिप्लेस किया था बेसिकली, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाए गए हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एज वेल एज सेपरेट बजटरी एलोकेशन फॉर डोमेस्टिक कैपिटल एक्विजिशन एंड नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किए जाए, इसके लिए फोकस किया गया विद इन इंडिया, जैसे आपका पिनाका रॉकेट सिस्टम, IDEX चैलेंज, ये सब कुछ इनिशिएटिव लिए गए। साथ ही साथ सेवरल डिफेंस इक्विपमेंट आइटम्स, ये जरूर याद रखना है, सेवरल डिफेंस इक्विपमेंट आइटम्स के इंपोर्ट को स्टॉप कर दिया गया, और बेसिकली इसलिए सो दैट इसका इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। और एफडीआई अलाउ करी गई है 74% तक की, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, है ना, फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं उसी को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं अगर लेमन टर्म में बात करें तो एफडीआई अलाउड अप टू 74% वाया ऑटोमेटिक रूट, एंड अगर बियॉन्ड 74% आपकी एफडीआई चाहिए तो गवर्नमेंट अप्रूवल के माध्यम से एफडीआई आएगी, यानी कि गवर्नमेंट का परमिशन, प्रेयर परमिशन लेना पड़ेगा अगर 74% से ऊपर आपका एफडीआई आता है तो। और नेक्स्ट रिफॉर्म की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन डिफेंस एक्विजिशन, तो देख लो आप 10% बजट इंक्रीज किया गया है 2020-21 में ओवर प्रीवियस ईयर, ये जरूर याद रखना, ये मेंस के लिए काफी अच्छी पॉइंट है। 10% बजट इंक्रीज कोई मामूली इंक्रीमेंट नहीं है अगर कहा जाए तो। और पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करें तो देख लो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर सितंबर 2020 में, एंड रिवीजन ऑफ डीआरडीओ प्रोक्यूरमेंट मैनुअल अक्टूबर 2020 में, ये सब आपका रिफॉर्म्स लिए गए थे, पॉलिसी रिफॉर्म से बेसिकली। एंड रिफॉर्मिंग डिफेंस R&D, इसमें क्या आपका इनोवेशंस लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए, तो 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज डीआरडीओ के इसे लॉन्च किया गया है, और डीआरडीओ पार्टनर कर रही है इंडस्ट्री के साथ इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट एंड द प्रोडक्ट्स। एंड वी हैव द स्त्री शक्ति इन आर्म्ड फोर्सेस, बेसिकली परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स, इसे लाया गया है। और वुमेन पायलट्स जो इंडियन नेवी में हैं उनको भी ऑपरेशनलाइज पहली बार करी गई थी, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, है ना, वुमेन पायलट्स को इंडियन नेवी में इंडक्ट करा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ऑल सैनिक स्कूल्स, ये गर्ल्स के लिए भी ओपन किए गए थे फ्रॉम 2020 to 21, ये वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, है ना। ऑल सैनिक स्कूल्स वेर थ्रोन ओपन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम 2020 to 21। एंड अदर्स की बात करें, अदर रिफॉर्म्स की बात करें तो देख लो एक्सपेंडिंग द रीच ऑफ एनसीसी, है ना, नेशनल कॉप कैडेट्स होते हैं बेसिकली, एनसीसी आप जानते हो इसके बारे में, और इसके जो रीच है रिमोट लोकेशन तक बढ़ाए गए हैं। और डिफेंस डिप्लोमेसी जो वो देखने को मिल रही है इन ए न्यू हेल्पफुल अवतार, कैसे तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस एक्सटेंड कर रही हैं हेल्पिंग हैंड टू द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज इफ दे आर इन डिस्ट्रेस।
एंड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फिगर्स इन द लिस्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग नेशन। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत वैसे तो काफ़ी बड़ा इंपोर्टर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का, लेकिन अब भारत एक्सपोर्टर भी बनने का प्रयास कर रहा है। और इतना ही नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया फिगर हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग नेशन के रूप में। और इसका मतलब सिंपली देख सकते हो एक्सपोर्ट जो है डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपेंड हो गई है अब मोर देन 84 कंट्रीज, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ये हमने बात किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, ये क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं ना, सर्टेन रिफॉर्म जो लिए गए हैं आपके डिफेंस सेक्टर में, तो आप इसे यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए SHFDI का जो अलाउ है वो आपको याद रखना है, साथ ही साथ ये सब बातें हैं आपको याद रखनी है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बिम्स्टेक इमर्ज्ड एज ए प्रोमिसिंग रीजनल ग्रुपिंग, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 24th बिम्स्टेक डे के दिन, और हम इसे डिटेल में बात करेंगे। ये आपका रीजनल ग्रुपिंग है, रीजनल ग्रुपिंग इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिलेबस ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात तो बिम्स्टेक के बेसिक की बात करते हैं, तो बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये तो बे ऑफ बंगाल देख रहे हो, है ना, ये बे ऑफ बंगाल आपका बंगाल की खाड़ी है, और जो मेंबर्स है इसके आसपास वो आपके सदस्य हैं। दैट्स व्हाई अफगानिस्तान आपका मेंबर नहीं है बिम्स्टेक में, और इवन आपका पाकिस्तान भी मेंबर नहीं है। तो कौन कौन से देश इसमें मेंबर हो गए, तो इंडिया तो है ही है, और श्रीलंका है, और आपका थाईलैंड है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है, और अच्छे से याद रखना है आपको नेपाल और भूटान, ये 2 मेंबर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, नेपाल और भूटान आपके मेंबर है बिम्स्टेक के, भले ही ये बे ऑफ बंगाल के बॉर्डर को शेयर ना करते हो, ये जरूर याद रखना है। तो बिम्स्टेक में 7 मेंबर है, B फॉर आपका बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, N फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, एंड बेसिकली ये 2 के जगह पर आप याद रख लेना नेपाल एंड भूटान, ये है। सो ये हो गई। तो बिम्स्टेक को स्टेब्लिश किया गया था 1997 में, और इसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका ये आ जाते हैं, ये साउथ एशियन नेशन है, और म्यांमार एंड थाईलैंड ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। और इसका सेक्रेटेरिएट आपको याद रखना है ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है वैसे। और रिसेंटली बिम्स्टेक ने फाइनलाइज किया है अपने चार्टर को, सो दैट वो अपने लॉन्ग टर्म विजन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की उसे हाईलाइट कर सके, साथ ही साथ किन एरियाज पर फोकस करना है, किन एरियाज पर कॉर्पोरेशन करना है, उसके प्रायोरिटाइज किया जा सके। और अगर हम बात करें बिम्स्टेक की सिग्निफिकेंस के बारे में कि भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो देख सकते हो सार्क कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल ग्रुपिंग के रूप में नजर आता रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का जो रुतबा रहा है, जो उसका व्यवहार रहा है, उसके कारण जो सार्क है वो डिसफंक्ट हो गई है। तो जब बायलैटरल डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बाद, तो भारत ने ही साफ साफ कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी लत नहीं सुधारेगा तब तक इंडिया सार्क में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई रिलेशन नहीं रखेगा। और उसके बाद अन्य जो मेंबर्स थे सार्क के, उन्होंने भी बॉयकट किया था मीट को, उसके बाद से सार्क की मीट नहीं ही हो रही है। तो ये है। तो ये जो सार्क डिसफंक्शनल नजर आता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिम्स्टेक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भारत को देता है कि कैसे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं साउथ एशिया से विदाउट हैविंग द पाकिस्तान। और बिम्स्टेक फास्ट बिकमिंग सिग्निफिकेंट ट्रेड ब्लॉक इन एशिया पैसिफिक, ये भी कह सकते हो। साथ ही साथ कनेक्टिंग साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल बिम्स्टेक निभा सकता है, बिकॉज बिम्स्टेक में साउथ एशियन नेशन तो है ही है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी है। और इंडिया ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे में, और ऑल्सो कालाधान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में, और ऑल्सो बिम्स्टेक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो भारत की तरफ से आपका हो रहा है बिम्स्टेक मेंबर के साथ, देख सकते हो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रपोज किया गया। फिर कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, ये किसके किसके बीच में, एक इंडिया है और दूसरा आपका बांग्लादेश है बेसिकली। और तीसरा जो है बिम्स्टेक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये हो जाती है ना। और कहीं ना कहीं ये बिम्स्टेक इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? बिकॉज आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन है ना, तो इधर कनेक्टिविटी ट्रेड सब मजबूत होती है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं मेनलैंड इंडिया से इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, तो इनको डेवलपमेंट भी प्राप्त हो सकेगा वंस ये आपका बिम्स्टेक के जो प्रोजेक्ट है अच्छे तरह से ऑपरेट होते हैं, ट्रेड जो है वो इनरिच होता है ना। बट कुछ चैलेंजेस भी है बिम्स्टेक के साथ। पहली बात तो ये कि परसेप्शन ऑफ इंडियन हेजेमनी, ऐसा लगता है कि बिम्स्टेक में बड़ा भाई का काम इंडिया करता है, तो ऐसे इन देशों को लगता है, इसलिए ये परसेप्शन कहीं ना कहीं बिम्स्टेक के जो सिग्निफिकेंस है उसको डिफर करती है। ऑल्सो एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल अमंग द मेंबर कंट्री, एंड इसके लिए देख सकते हो बिम्स्टेक एडॉप्टेड ए फ्रेमवर्क सो दैट नेगोशिएट कर सके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देम 2004 में, लेकिन लिटिल प्रोग्रेस हुआ है इन दिस रिगार्ड। एंड कुछ रीजनल जियो पॉलिटिक्स के भी कंसर्न है इन द वे ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट।
तो ये हमने बात करी इंपॉर्टेंट रीजनल बॉडी दैट इज बिम्स्टेक के बारे में। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रीलिम्स के लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, इनके हेडक्वार्टर और मेंबर ये याद रखना है आपको, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। सेक्रेटेरिएट याद रखना है ढाका में है, और जो भी है सिग्निफिकेंस और ये जरूर याद रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मेंबर नहीं है, बट नेपाल और इंडिया, नेपाल और भूटान जो है वो आपका मेंबर है along with Thailand. So let's move to the next article. Minister of State for Jal Shakti reviews progress made under स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो प्रोग्रेस हुई है जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च करी गई है, उसके बाद प्रोग्रेस को रिव्यू किया जा रहा है इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति के द्वारा। तो अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन इसे लॉन्च किया गया था 2014 में, सो दैट जो एफर्ट्स है उसे एक्सेलरेट किए जा सके, सो दैट यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज, यूनिवर्सल यानी कि ऑल ओवर इंडिया सैनिटाइजेशन कवरेज अचीव किया जा सके एंड सैनिटेशन के ऊपर फोकस किया जा सके। और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो देख लो, प्रमोट क्लीननेस, हाइजीन एंड एलिमिनेटिंग द ऑफन डिफेक्शन। उसके बाद इनकरेज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इकोलॉजिकली सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन। उसके बाद क्या, मोटिवेट कम्युनिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सो दैट वो सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। उसके बाद क्या, डेवलप वेयर एवर रिक्वायर्ड कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटेशन सिस्टम, यानी कि जहाँ पर भी महसूस हो, जरूरत हो, वहाँ पर कम्युनिटी मैनेज सैनिटेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए जो साइंटिफिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करेगा। और आपको भी पता है इसके फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन किए गए हैं। तो देख लो, फेज 1 जो आपका स्वच्छ भारत मिशन का था, इसे आपका अक्टूबर 2019 में कंक्लूड कर दिया गया, यानी कि अक्टूबर 2019 तक ये आपका फेज 1 चला था। और इसमें साफ साफ ये डिक्लेयर किया गया था कि जो इंडिया है वो ओपन डिफेक्शन फ्री बन चुका है। तो दैट्स वाई फेज 2 लॉन्च किया गया, सो दैट फर्दर फोकस किया जाए डिफरेंट इश्यूज पे। तो फेज 2 में जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है जो 2020 से चलाई गई है, 2024-25 तक चलाई जा रही है, और इसमें फोकस क्या है, ODF प्लस पर, यानी कि ODF तो अचीव कर लिया गया है, इस बार फोकस जो है ODF प्लस पर है, जिसमें आपका ODF सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं कि जो ODF है वो एक बार बना दिए गए तो वो खराब नहीं होंगे या फिर वो डैमेज नहीं होंगे, उनको सस्टेनेबल रखना है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू रहे, साफ सुथरे मेंटेन रहे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को भी डील करने के लिए आपका फेज 2 काम आएगा। एज वेल एज सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका अनदर फोकस है। और अनदर इनिशिएटिव जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत लिए गए हैं, देख सकते हो, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र इनिशिएटिव, जिसके तहत बेटर हेल्थ आउटकम्स अचीव किए जाएंगे थ्रू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड इंक्रीज अवेयरनेस एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। एंड वी हैव द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव, जिसके तहत सैनिटेशन और क्लीननेस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाएगा एंड अराउंड 100 आइडेंटिफाइड आइकॉनिक साइट। एंड वी हैव द गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम बेसिकली विलेजेस को सपोर्ट करेंगे इन इफेक्टिवली मैनेज देयर कैटल्स एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड अगर हम बात करें प्रोग्रेस जो अभी तक हुए हैं, तो देख सकते हो 1249 विलेज को डिक्लेयर कर दिया गया है ODF प्लस, यस ODF प्लस डिक्लेयर कर दिया गया है, और 53,6600 कम्युनिटी कंपोस्ट पिट्स यानी गड्ढे, एज वेल एज 10.4 लाख हाउस होल्ड लेवल सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एसेट इसे भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। और विलेजेज हैव आल्सो रिपोर्टेड ड्रेनेज वर्क क्लोज टू अप्रोक्स 1.60 लाख है, तो 1.60 लाख का अप्रोक्स ड्रेनेज वर्क हुआ है, ये भी आपका डाटा निकल कर आया है। सो प्रीलिम्स के लिए आपका स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 फेज 2 के बारे में पता होना चाहिए। फेज 2 में ODF प्लस पर फोकस किया जा रहा है। ODF प्लस में क्या हो गया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ODF प्लस आपका क्या हो गया कि जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फॉर इंटेंसिफाइड एफर्ट्स टू प्रिवेंट फूड बोर्न डिजीज। तो WHO बेसिकली फूड बोर्न डिजीज यानी कि फूड से होने वाले डिजीजेज को प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करने की बोली जा रही है बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। तो ऐसा इसीलिए बिकॉज 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसने कहा है इंटेंसिफाइड होल ऑफ सोसाइटी एफर्ट, यानी कि पूरी सोसाइटी अपने तरफ से एफर्ट करे सो दैट प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट एंड मैनेज किया जा सके द रिस्क ऑफ FBD, जो लगभग 600 मिलियन पीपल को ग्लोबली इफेक्ट करता है। तो जो रीजन है, इट कंट्रीब्यूट्स क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ द FBD मोर्टेलिटी, यानी कि फूड बोर्न डिजीज के कारण जो ग्लोबल लेवल पर मोर्टेलिटी होती है, उसमें 25% जो मोर्टेलिटी आपका साउथ ईस्ट एशिया रीजन से होता है, ये भी काफी ज्यादा गंभीर बात है। एंड नियरली 42% ऑफ FBD मोर्टेलिटी है ना। तो ये बातें हो गई। और FBD
कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 15 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली भारत को कॉस्ट सहना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एफबीडी, बिकॉज रिसोर्सेज डेविएट करने पड़ते हैं, है ना। और भी जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिजीज को डील करना होता है। लेकिन अगर एफबीडी सब डिजीज प्रचलित अगर वो मौजूद रहती है तो कहीं ना कहीं रिसोर्स डाइवर्जन और उसके कारण कॉस्ट बढ़ते ही बढ़ते। और एफबीडी आर काउज बाय कंटेमिनेशन ऑफ फूड, बिल्कुल सही। एफबीडी कैसे काउज होंगे? फूड कंटेमिनेशन होने के कारण। एंड अकर एट एनी स्टेज ऑफ फूड प्रोडक्शन, डिलीवरी एंड कंजम्पशन चेन। कोई ज़रूरी नहीं है कि फूड प्रोसेस हो गई तभी वो आपका डिजीज होगा या फूड बोर्न डिजीज आएंगी। प्रोडक्शन फेज में ही हो सकती है, डिलीवरी फेज में हो सकती है, या फिर कंजम्पशन फेज में भी आपका एफबीडी हो सकता है। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एफबीडी के लिए तो देख लो, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, यानी कि वहाँ जिस इन्वायरमेंट में फूड को रखा गया है वो कहीं ना कहीं जो है फूड कंटेमिनेशन का प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल गर्मी के दिन में अगर खाना को ओपन कर दिया जाता है फॉर मोर देन हाफ डे तो कंटेमिनेट हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के आपका एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, अनसेफ फूड स्टोरेज हो गई, प्रोसेसिंग एंड कम्प्लेक्स फूड चेन्स, इन सब के कारण भी आपका एफबीडी हो जाता है। और एफबीडी इनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ इलनेस फ्रॉम डायरिया टू कैंसर, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। और स्टेप जो लिए गए हैं बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर फूड सेफ्टी, तो देख लो ईट राइट मूवमेंट, जिसके तहत निगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स को कट डाउन करना है। साथ ही साथ ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, यानी कि भोग, सो दैट फूड सेफ्टी इनकरेज किया जाए, हाइजीन इनकरेज किया जाए एट प्लेस ऑफ वर्शिप। एंड वी हैव द हाइजीन रेटिंग स्कीम, जिसके तहत कस्टमर्स को अलाउ करी जाती है कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करें अबाउट द प्लेसेस वेयर दे ईट आउट। एंड फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम विच इज वन स्टॉप पॉइंट फॉर ऑल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस एंगेजमेंट ऑफ FSSAI। तो अगर हम बात करें फूड बोर्न डिजीज के क्लासिफिकेशन की, तो जो फूड बोर्न इन्फेक्शन है ये काउज होते हैं कंज्यूमिंग फूड ऑफ लिक्विड, फूड और लिक्विड जो कंटेमिनेट हो गए होंगे बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर पैरासाइट से, है ना। दीज पैथोजेंस काउज इन्फेक्शन कैसे? तो ये मल्टीप्लाई करते हैं एक बार शरीर के अंदर में जाने के बाद या फिर अदर टिश्यूज में जाने के बाद, साथ ही साथ इन्वेड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड रिलीजेज ए टॉक्सिन, तो टॉक्सिन के क्षेत्र में तो बैक्टीरिया रिलीज करता है। एंड फूड बोर्न इंटॉक्सिकेंट्स में क्या हो गई? काउज्ड बाय द कंज्यूमिंग फूड्स और बेवरेजेस जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है विद द टॉक्सिन, ये हो गया आपका फूड बोर्न इंटॉक्सिनेशन। सोर्सेस ऑफ टॉक्सिन्स की बात करें तो देख लो, सर्टेन बैक्टीरिया यानी कि प्री फॉर्म टॉक्सिन्स और उसे कंज्यूम किया जा रहा है, इंगल्फ किया जा रहा है, तो उसके कारण हो जाएगा। उसके बाद पॉइजनस केमिकल्स हो गई, उसके बाद नेचुरल टॉक्सिन्स फाउंड इन एनिमल, प्लांट्स एंड फंगी, ये सब हो गई, है ना। एंड अगर हम बात करें फर्दर आपको क्या याद रखनी है, तो फर्दर आपको याद रखनी ही क्या है, WHO के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपका फूड बोर्न डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, किसके कारण काउज हो सकती है। मेंस के लिए आपका एफबीडी के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये पूछा जा सकता है। अगर ना भी पूछा जाए तो भी आपको लिखने की क्या लिया जा रहा है। साथ ही साथ काउज क्या हो सकते हैं और समाधान क्या हो सकते हैं, कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्या स्थिति है एफबीडी डिजीज के बारे में और क्या पोस्ट ये कर रहा है। And where the E Committee of Supreme Court has released its draft model rules for live streaming and recording of court proceeding, तो देख लो E कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट की रही है इसने ड्राफ्ट मॉडल रिलीज कर दिया है, यानी कि इसमें रूल्स होंगे जिसमें बताए जाएंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग के रिकॉर्डिंग के क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये जो ड्राफ्ट रूल है वो बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग उसके लिए लाया गया है। इसमें आपका हाई कोर्ट्स की बात करी जा रही है, ट्रायल कोर्ट्स की बात करी जा रही है और ट्रिब्यूनल्स की बात करी जा रही है ना। तो इन सब में जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग से जुड़ा आपका ड्राफ्ट रूल्स है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 केस इसमें रिकमेंड किया था कि जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। और ये जो रूल्स है इंटेंट टू बैलेंस कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जनता को, एज वेल एज प्राइवेसी का भी वायलेशन ना हो, एज वेल एज कॉन्फिडेंशियलिटी का भी वायलेशन ना हो। तो इस हिसाब से इस रूल को तैयार किया गया है कि एक तरफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, दूसरी तरफ रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। की प्रोविजंस की बात करें तो देख लो, केसेस रिलेटिंग टू मैट्रिमनी, सेक्सुअल ऑफेंसेस, जेंडर वायलेंस, है ना, ये सब लाइव स्ट्रीम नहीं किए जाएंगे। एंड देयर शैल बी डिले ऑफ 10 मिनट्स इन स्ट्रीमिंग, है ना। तो याद रखना है कहाँ का एक्सेप्शन है, वैसे तो ये ड्राफ्ट है तो अभी पूछा नहीं जाएगा, बट केसेस रिलेटेड टू मैट्रिमनी, सेक्सुअल ऑफेंसेस, जेंडर वायलेंस, ये सब को लाइव स्ट्रीम नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ 10 मिनट्स का डिले हो सकता है इन स्ट्रीमिंग, है ना। पहले 10 मिनट्स की प्रोसीडिंग हो गई, उसके बाद आपका 10 मिनट बाद आपका स्ट्रीमिंग होगा। अनऑथराइज्ड यूजेज ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग ये पनिशेबल किया गया है अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड लॉ ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट। सिग्निफिकेंस की आप बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की तो क्या होगा, तो पहली बात तो पब्लिक कॉन्फिडेंस को ये बूस्ट करेगा, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो जुडिशियल सिस्टम में आएंगे। अलॉन्ग विद ओवरकम द जियोग्राफिकल, लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज की वजह से आप जस्टिस डिलीवरी के लिए आपको बार बार टेम्पू या फिर जो भी है ट्रांसपोर्ट कैरी ऑन करके आपको जाना पड़ता है, आपके पैसे खर्च होते हैं और रिसोर्सेज खर्च होता है। तो इससे जियोग्राफिकल, लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज
को कैटर किया जा सकता है इन डिलीवरिंग द जस्टिस। साथ ही साथ इट विल इनहांस द रूल ऑफ लॉ एंड प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल गवर्नेंस एज ए पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट विल मेक लॉयर्स अकाउंटेबल टू देयर क्लाइंट। बिल्कुल सही। एंड ई कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है वो वर्क करती है अंडर द नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT इन द इंडियन जुडिशरी, और इन्होंने ही ये ड्राफ्ट पेश की है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि डेकोरम को मेंटेन करना वो चैलेंज हो सकता है, और डेकोरम मतलब समझ रहे हो, रेस्पेक्ट कह सकते हो, क्योंकि सब दूसरे जगह पर होंगे, ऑर्डर और कहीं ना कहीं जो कोर्ट होगी उनको डेकोरम मेंटेन करने में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि सब एक जगह तो नहीं बैठे होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग होगा। सो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ कोर्ट्स इफ जजमेंट्स आर नॉट पॉपुलर इवन दो दे आर प्रैग्मेटिक, तो ये भी हो सकते हैं, है ना, कि जनता जो है या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो अपने वॉइस रेज कर सकते हैं, है ना। एंड क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये सब हो जाती है। इश्यूज ऑफ प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी में राइट। सो बात करते हैं शॉर्ट टर्म न्यूज की, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये जो सेंटर है इन्होंने एक्सटेंड किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, ये हमने डिस्कस भी किया था, न्यूज में भी आया है, 2021 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो इससे जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सो दैट फ्री फूड ग्रेन सप्लाई किए जाए माइग्रेंट्स एंड पुअर पीपल को जिन्होंने हार्डशिप फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिसरप्शन काउज्ड बाय द कोविड-19। और इसके तहत एडिशनल 5 kg वीट या फिर राइस पर मंथ दिए जाते हैं राशन शॉप्स के माध्यम से। 80 करोड़ बेनिफिशियरीज इसमें लाभान्वित होंगे जो रजिस्टर्ड है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और जो फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अवेलेबल किए जाते हैं वो तो मिलेंगे, साथ ही साथ एडिशनल 5 kg फ्री मिलेगा। और ये जो आपका फूड ग्रेन मिलते हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वो देख सकते हो आपके 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये पर केजी ऑफ राइस, यानी कि 3 रुपये पर केजी राइस, वीट 2 रुपये पर केजी एंड कोर ग्रेन्स आपका 1 रुपये पर केजी मिलता है। तो ये बातें हैं। और लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टॉप्स गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो ये न्यूज में आई है। तो NTR की बात करें यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो ये आपका गवर्नमेंट की जो रिकरिंग इनकम होती है जो अर्न किए जाते हैं फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन टैक्स। नॉन रेवेन्यू का मतलब क्या हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि वैसे रेवेन्यू या इनकम जो नॉन टैक्स से आई है गवर्नमेंट के पास। और सोर्सेस क्या हो सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के, तो आप देख लो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इन्होंने हो सकता है स्टेट को लोन दिए होंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रही होगी, तो इंटरेस्ट जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल रहे होंगे वो हो गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के, याद रखना डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के, ये भी आपका क्या हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। एंड देख लो फिर जो आपका ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम आरबीआई आपके पास जो प्रॉफिट होता है उसका जो सरप्लस है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो ये भी आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। पेट्रोलियम लाइसेंस, पावर सप्लाई फीस फॉर कम्युनिकेशन सर्विस, है ना, तो फीस जो चार्ज किए जाते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल फीस कलेक्टेड बाई UPSC एंड SSC एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज, सेल ऑफ स्टेशनरी गैजेट्स, रिसिप्ट्स रिलेटिंग टू डिफेंस सर्विसेज, तो ये सब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर, तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ये सेटअप करेगी फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर, कहाँ पर, तो गिफ्ट सिटी। और आपको पता है गिफ्ट सिटी गुजरात में है। और गिफ्ट सिटी की बात करें तो भारत का एकमात्र अप्रूव्ड IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है, और इसे डेवलप किया जाएगा एज ए डेडिकेटेड इकोसिस्टम जिसमें पोर्ट्स होंगी, शिपिंग होगा, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स होगा और पर्टिनेंट गवर्नमेंट रेगुलेटर्स भी होंगे, और ये सब आपका एक ही ज्योग्राफिक लोकेशन जो कि गिफ्ट सिटी में है वहाँ मौजूद रहेगी। एंड इट वुड हेल्प टू एनहांस द कम्पिटिटिवनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन द मैरीटाइम सेक्टर। एंड अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो न्यूज में रही है, तो रेटल HEP, और ये रन ऑफ रिवर स्कीम है, कहाँ पर इसे बनाया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के, तो रिवर चेनाब जो रिवर है उस पर इसे बनाया गया है जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। तो याद रखना रेटल HEP के बारे में पूछा जाए, रिवर चेनाब याद रखना है आपको। करंटली दिस एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन रेटल इन किशन गंगा को बेसिकली झेलम रिवर कहा जाता है, उसके प्रोजेक्ट पर डिस एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं। और जैंगो थोपन पावर HEP यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है आपका, रिवर सतलज पर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना है जांगी थोपन पावरी HEP हिमाचल प्रदेश में, और जो आपका रेटल HEP है वो आपका चेनाब में। और अगर बात करें शी स्नॉट की, तो तुर्की के आसपास आप देखोगे तो सी ऑफ मरमरा नजर आएगा, ये है शायद आपका सी ऑफ मरमरा, है ना। तो तुर्की सी ऑफ मरमरा जो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है
टू द एजियन सी है ना, ये है आपका सी वगैरह है ना, तो ब्लैक सी इधर है और ये आपका ये है आपका एजियन सी, तो इन दोनों कनेक्ट करने वाला सी वगैरह है बेसिकली, याद रखना है। तुर्की का है, तुर्की के कंट्रोल में है और ये ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है और इसमें CS नॉट की लार्जेस्ट आउटब्रेक देखने को मिली है। CS नॉट को मेराइट मिकुलेज भी कहते हैं और ये नेचुरली अकरिंग ग्रीन स्लज है जो बनता है जब अलगी काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस के कारण, बिकॉज ऑफ हॉट वाटर एंड वाटर पोल्यूशन, बिकॉज ये सब जो है पॉल्यूटेंट्स के रूप में इनपुट का काम करते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट ओवरलोड है अकर करता है जब अलगी फीस्ट ऑन वार्म वेदर, और ये वार्म वेदर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाटर पोल्यूशन अल्टीमेटली एड्स टू द अनदर प्रॉब्लम, जिसके कारण आपका CS नॉट आ जाता है। CS नॉट इज नथिंग बट, आप समझ रहे हो, अलगल ब्लूम कह सकते हो एक प्रकार से। अलगल ब्लूम क्यों होता है, आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ना, दैट्स व्हाई। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कैसे, वाटर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इम्पैक्ट ऑफ CS नॉट क्या होगा, तो इम्पैक्ट ऑफ CS नॉट बेसिकली तो देख लो, सेवरल स्पीसीज अंडर थ्रेट हो जाएंगे, जिसमें ऑयस्टर्स है, मशल्स है, सी स्टार्स है, अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ फिशर मैनेजमेंट। तो ये हमने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना टर्की इज कवर्ड बाय ब्लैक सी एंड आपका एजियन सी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।